कौन से मुंह से वोट मांगते हैं मुसलमानों से? आप भी कहिए ना अपने बड़े भाई की तरह, भारतीय जनता पार्टी की तरह, नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट हमें। नीतीश कुमार साहब और चंद्रबाबू नायडू साहब, ये दोनों लोग ऐसे थे जो कि मुसलमान वोटों से जीतते हैं हमेशा, इस बार भी जीते हैं। लेकिन उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर मोदी जी का साथ दिया, उस एक्ट को पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सोचिए, इरादा शरिया जो बिहार का इतना बड़ा ग्रुप है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उन लोगों ने 31 पेज की रिप्रेजेंटेशन दी नीतीश कुमार साहब को, 31 पेजेस की रिप्रेजेंटेशन। और उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं गुलाम रसूल बलियावी साहब, वो खुद गए नीतीश कुमार साहब के पास कि साहब आप ऐसा मत करिए। उन्होंने इरादा शरिया की भी नहीं सुनी, उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी थे, जो पार्टी के सेक्रेटरी थे गुलाम रसूल साहब, उनकी भी नहीं सुनी। और उसके बाद में आप सोचिए रासा, जो एक वहां से उनके एमएलसी हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस साहब, और उनके फॉर्मर एमपी अशफाक करीम साहब, वो लोग गए, उनकी भी नहीं सुनी। जमात इस्लामी अपने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनकी भी नहीं सुनी। 2 खानका हैं वहां पर, उनकी भी नहीं सुनी। फिर मुसलमानों ने जितनी भी तादाद में जा सकते थे, हम लोगों ने भी उनको अप्रोच करने की कोशिश करी। हमने त्यागी साहब से यहाँ पर मिलने की कोशिश करी और बिहार में अपनी डेलीगेशन को वहां पर पहुंचाया। लेकिन कमाल था कि उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं कोई ऐसा फैसला नहीं लूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 6 तारीख और 11 तारीख को बिहार विधानसभा का चुनाव है, इलेक्शन है। ख़ास करके मुसलमानों को ये वीडियो देखना ज़रूरी है। कल नीतीश बाबू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सभी चैनल ने उनकी बातों को दिखाया है। उन्होंने अपनी मजबूरी दिखाई, पिछले 20 सालों में क्या कुछ किया उन्होंने वो भी बताया, और आगे आने वाले दिनों में 5 साल बाद अगर जीत जाएंगे तो क्या कुछ करेंगे वो भी बताने की कोशिश की। मुसलमानों के साथ जो छलावा किया उन्होंने, वो भी इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट फरमान जारी किया गया तो क्या कुछ ड्रामा हुआ, वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं शाहिद अली एडवोकेट, उनकी भी बातों को सुनिए, क्या कुछ हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी आप लोगों को जानना चाहिए। मुसलमान हो, खाह ओबीसी हो या कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा ज़ात के बिहार के वासी हो, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और आने वाले 6 तारीख और 11 तारीख को जो इलेक्शन है उसका सही फैसला लीजिए। तो आइए देखते हैं नीतीश बाबू क्या कहते हैं, उसके बाद वीडियो में आप देखिएगा शाहिद अली एडवोकेट क्या कहते हैं। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार
और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। जय हिंद, जय बिहार। दरअसल जो बिहार के मौजूदा सीएम साहब हैं नीतीश कुमार जी, वो मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुसलमानों से आग्रह कर रहे हैं, या कहिए कि उनको कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों को वोट दें। वो अपनी बहुत सारे उपलब्धियां भी बता रहे हैं कि साहब मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि नीतीश कुमार साहब एक ड्वेल पर्सनैलिटी हैं। वो कभी कम्युनल फोर्सेस के साथ जाते हैं, कभी सेकुलर फोर्सेस के साथ जाते हैं। जब वो सेकुलर फोर्सेस के साथ जाते हैं तो वाकई में अच्छे काम करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब वो कम्युनल फोर्सेस के साथ जाते हैं तो जो कम्युनल फोर्सेस का एजेंडा होता है वो उसके लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल आपको याद होगा जब भारत की सरकार ने पूरे देश के वक्फ को हड़पने के लिए एक एक्ट बनाया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024, और वो एक्ट ऐसा था, इतना खतरनाक एक्ट बनाया गया कि अगर वो एक्ट लागू हो जाता तो पूरे देश का वक्फ खत्म हो जाता, पूरे देश का वक्फ खत्म हो जाता। अब सोचिए कि वो वक्फ जो आपके हमारे बड़ों ने, बाप दादाओं ने दिया अल्लाह सुब्हान तआला को ताकि उसका फायदा कौम को पहुंचे। ठीक बात है, आज तक कौम को उसका फायदा नहीं पहुंच सका है, तो उस पर मेहनत कर रहे हैं, उसको खत्म कर ले। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर कोई कमियां तो उन कमियों को दूर करे। नीतीश कुमार साहब और चंद्रबाबू नायडू साहब, ये दोनों लोग ऐसे थे जो कि मुसलमान वोटों से जीतते हैं, हमेशा, इस बार भी जीते, लेकिन उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर मोदी जी का साथ दिया। उस एक्ट को पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सोचिए, इरादा शरिया जो बिहार का इतना बड़ा ग्रुप है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उन लोगों ने 31 पेज की रिप्रेजेंटेशन दी नीतीश कुमार साहब को, 31 पेजेस की रिप्रेजेंटेशन। और उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं गुलाम रसूल बलियावी साहब, वो खुद गए नीतीश कुमार साहब के पास कि साहब आप ऐसा मत करिए। उन्होंने इरादा शरिया की भी नहीं सुनी, उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी थे, जो पार्टी के सेक्रेटरी थे गुलाम रसूल साहब, उनकी भी नहीं सुनी। और उसके बाद में आप सोचिए रासा, जो एक वहां से उनके एमएलसी हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस साहब, और उनके फॉर्मर एमपी अशफाक करीम साहब, वो लोग गए, उनकी भी नहीं सुनी।
जमात इस्लामी अपने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनकी भी नहीं सुनी। 2 खानकाएं हैं वहां पर, उनकी भी नहीं सुनी। फिर मुसलमानों जितनी भी तादाद में जा सकते थे, हम लोगों ने भी उनको अप्रोच करने की कोशिश करी। हमने त्यागी साहब से यहाँ पर मिलने की कोशिश करी और बिहार में अपनी डेलीगेशन को वहां पर पहुंचाया। लेकिन कमाल था कि उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं कोई ऐसा फैसला नहीं लूंगा जो मुसलमानों को नुकसान करे। अब ये तो सर्वविदित है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो चुकी है ये बात। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया, किस चीज को स्टे किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, एक जो मेन प्रोविजन था कि वक्फ बाय यूजर को गवर्नमेंट लेना चाहती थी, और वक्फ बाय यूजर अगर ले लेती तो आप समझ लीजिए कि आपके हजारों हजार लाखों कब्रिस्तान सरकारी संपत्ति बन जाते। दूसरा क्या था कि जिस प्रॉपर्टी को कह दिया डीएम ने कि साहब इस पे विवाद है, वो प्रॉपर्टी फौरन वक्फ उसका खत्म हो जाता। तो इतनी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो कानून थे ये भारत की रूह के खिलाफ थे। मैं खाली मुसलमान नहीं बोल रहा हूं, भारत की रूह के खिलाफ बोल रहा हूं। जो एक सेकुलर, हमारी रूह का नाम है सेकुलरिज्म, उसके खिलाफ थे। ये आर्बिट्रेरी थे। और उस सब के बावजूद भी नीतीश कुमार साहब को जरा सी भी शर्म नहीं आई कि जिन वोटों से आप जीतते हो, आप कहते हो कि साहब मैं तो सेकुलर चेहरा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो कम से कम शर्म आ जानी चाहिए थी। चलिए, हमने मान लिया आपकी लीगल टीम ने आपको गलत बता दिया होगा, या आपके पास इतनी समझ नहीं रही होगी। हमने भी मान लिया कि सर चलिए साहब आपकी उम्र हो गई है इतनी कि आप पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, आपको घर बैठना चाहिए, लेकिन आप बैठे हुए हैं ना चेयर को पकड़ के। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आपने वो काम कर दिया जो कि मुसलमानों के लिए खिलाफ था, मुसलमानों के लिए खतरनाक था। और सोचिए जरा साहब, पार्लियामेंट में नीतीश कुमार साहब के हर एमपी ने मोदी जी का साथ दिया, इस एक्ट को पास करवाने में, उनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा मुल्क शॉक था कि ऐसा कैसे हो सकता है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं कि उनको मुसलमानों के वोट तो भर भर के चाहिए और लेते हैं मुसलमानों के वोट। लेकिन जब मुसलमानों का एक तकाजा आया, देखिए मुसलमानों को और कोई तकाजा इस मुल्क के अंदर मेरा ख्याल नहीं होता है, जो सबके लिए वो हमारे लिए भी है, ठीक बात है। हाशिए पर है हम, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है हम, कुछ लोग तो हमें समुद्र के अंदर डालना चाहते हैं। कोई चीज, कोई डिमांड नहीं करते हम लोग, कोई डिमांड नहीं करते हम लोग कि साहब ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। इतनी सी बात है कि साहब जीने दीजिए ना आप हमें। आप हमारी चीजों को, हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, हमारे कब्रिस्तानों को छीनेंगे हमसे, तो फिर क्या रहेगा? खाली समुद्र रहेगा ना फिर तो हमारे लिए, समुद्र में जाकर डूब जाए। तो जो हमारा अस्तित्व खत्म करने में लग गए और उन अस्तित्व खत्म करने वालों के साथ आप तब भी मिले हुए थे, आज भी मिले हुए हैं, फिर आप कौन से मुंह से वोट मांगते हैं मुसलमानों से? आप भी कहिए ना अपने बड़े भाई की तरह, भारतीय जनता पार्टी की तरह, नहीं चाहिए मुसलमानों को वोट हमें। गिरिराज किशोर साहब ने कहा ना, कल ही कहा कि मुसलमान तो नमक हराम है, गद्दार हैं यानी कि, और उन्हीं के साथ आप मिलकर लड़ रहे हैं। तो एक आपका बड़ा भाई कह रहा है कि हम गद्दार हैं और आप कह रहे हैं हमें वोट दो। तो इतने बेवकूफ नहीं है। बिहार के मुसलमान पूरे देश को एक दिशा दिखाने का काम करते हैं। बिहार के मुसलमान बौद्धिक हैं, दिमाग वाले हैं। एक कहावत ऐसी नहीं है, एक बिहारी सब पे भारी। बिहार आपको वो आपकी औकात बताएगा, जो आपने गद्दारी की है ना, वो आपकी औकात बताएगा, और जरूर बताएगा। मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि इन लोगों को मत भूलिए। देखिए अब जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये प्रोपेगेंडा कि साहब मुस्लिम को सीएम डिक्लेयर करना चाहिए। कौन कह रहे हैं? जो एक एमएलए का टिकट नहीं देते, एक एमपी का टिकट नहीं देते, एक मंत्री उनके मंत्रालय में नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि साहब सीएम क्यों नहीं बनाया। कमाल की बात कर रहे हैं साहब। चिराग पासवान साहब भी कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी आपको इतना वो था और आपकी पार्टी को इतना वो था, तो अभी आप हट जाते ना, अभी कम से कम इलेक्शन के लिए बनाए थे कि साहब मैं सीएम बना रहा हूं मुसलमान को। आप मुसलमानों को समुद्र के अंदर पहुंचाना चाहते हो और फिर कहते हो कि साहब दूसरे लोगों से कि साहब उनको आप सीएम का चेहरा घोषित करिए ताकि आप बिल्कुल तमाम इलेक्शन को पोलराइज कर सके। पूरे देश के अंदर तो आप पोलराइज कर लेते हैं। एक बिहार का इंसान, बिहार की जो जनता है, बिहार का जो आवाम है,
वो आपके इस प्रलोभन में या आपके इस झांसे में नहीं आता हिंदू मुस्लिम के। वहां पर अक्सरियत सेकुलर लोगों की है, वो आपके झांसे में नहीं आता, क्योंकि जुल्म उनके ऊपर इस कदर हुए हैं जातियों के नाम पर। उन्हें पता है कि ये एक कम्युनल कार्ड जो होता है सिर्फ वोट लेने के लिए होता है। तो आपके अंदर इतनी वो थी तो करे ना, बीजेपी क्यों नहीं घोषित कर दी कि मैं साहब बिहार का सीएम मुसलमान को बनाऊंगा। अरे आप सीएम छोड़िए, आप 5 6 7 टिकट देके दिखा दीजिए, आप 1 2 टिकट देके दिखा दीजिए, आप सीएम की बात कर रहे हैं। साहब आपने हमारा यहाँ जीना मुश्किल कर दिया, आपने बिल्कुल वो वाले हालत कर दिए कि साहब बिल्कुल जिंदगी खत्म हो जाए। वक्त खत्म हो गया तो फिर बताइए क्या बचा? कहां दफन होंगे मुसलमान? कहां नमाजें पढ़ेंगे? कौन सी खानकाहों में जाके पढ़ेंगे? क्या करेंगे? और मैं बार बार कहता हूं कि वक्फ का इस्तेमाल हम देश की फलाह के लिए कर सकते हैं, हम देश का बजट तक फाइनेंस कर सकते हैं। आप उसी वक्त को खाने के लिए चल दिए। हमारा वक्त हमें दीजिए ना आप। अरे मत दीजिए आप, चलिए एमएलए भी नहीं दे रहे, मत बनाइए आप सीएम, मत बनाइए आप कुछ भी, आप खाली वक्त आजाद कर दीजिए। आप वक्त आजाद भी नहीं कर रहे, आप वक्त को भी खाना चाहते हो और पॉलिटिसाइज आप ये कर रहे हो कि साहब सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस मुसलमान होना चाहिए था। आपने बेसिक जिंदगी दूभर कर दी, हमारी बेसिक जिंदगी दूभर कर दी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। और मैं खास तौर से कहना चाहता हूं बिहार के लोगों से, बिहार के तमाम इंसानों से, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई जो भी है, कि आप लोगों ने आज तक कम्युनल फोर्सेस को वहां पर ताकत में नहीं आने दिया है। नीतीश कुमार उन्हीं कम्युनल फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ रहा है। आपका वोट नीतीश कुमार को जाने वाला वोट उन कम्युनल फोर्सेस को जाएगा। तो किसी भी हालत में अपना वोट कम्युनल फोर्सेस को ना जाने दें, किसी भी हालत में। उन सब चीजों को ना भूलें। जब वोट डालने जाएं तो जरूर सोचें कि ये लोग अगर ताकत में आएंगे तो फिर क्या होगा। शुक्रिया बहुत बहुत।